नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की गई। वहीं उपचुनावों में बीजेपी को मिली हार पर बैठक में मंथन भी हुआ। हमारे पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के एक आह्वान पर पार्टी का नेतृत्व तुमसे कोई अपेक्षा करता है कि आपको इस प्रकार का परिणाम देना है, तो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस प्रकार से खड़ा हो जाता है और उसके मन में एक ही विचार होता है कि जहां कम है वहां हम हैं। आज आप सभी के अथक परिश्रम और पार्टी के प्रति जो आप सबका समर्पण है, आप सबकी मेहनत है, उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर तीसरी बार 5 लोकसभा सीटों पर हम सबको विजयश्री प्राप्त हुई है। आपकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण के बिना यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं हो सकता था। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। हृदय से आप सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम किए गए हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां देश के अंदर लागू की गई है, देश का विश्व के अंदर जो मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, पहचान बढ़ी है, उसका परिणाम है उन कल्याणकारी नीतियों की जीत है, ऐतिहासिक कार्यों की जीत है। ये जीत हमारी पार्टी के हर उस कार्यकर्ता की जीत है जिसने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इन नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। भूमि है जिसको देवभूमि हम कहते हैं, वास्तव में देवभूमि है और आप सब कार्यकर्ता भी देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं आपको नमन करता हूं। जब से उत्तराखंड अलग बना है तब से कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का अपना बोलबाला यहां रहा है और वो सब आप कार्यकर्ताओं के बलबूते पर रहा है। उस नाते से मैं यहां आकर के बाबा केदारनाथ जी के चरणों में भी नमन करता हूं। भाई बहनों, लोकसभा के चुनाव की बात हुई। अपने लगभग सभी वक्ताओं ने लोकसभा के चुनाव की बात कही है और उत्तराखंड में हर नागरिक को लाभ मिले इसकी चिंता करते हैं और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 70 वर्ष से उम्र के ऊपर के लोगों को पूरा किसी भी जाति, धर्म, भाषा का, कोई उसका स्टेट, उसका कमाने का कितना ही पैसे वालों सबको आयुष्मान के परिधि में लाकर उसको उसका लाभ मिलेगा। बेहतर स्वास्थ्य योजना, एक जनपद 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट। हमने G20 के माध्यम से जिस प्रकार से उत्तराखंड को ग्लोबलाइज किया है, आज पूरा विश्व उत्तराखंड को जानता है। जो पलायन जैसी समस्या है, ऐसी अनेकों ने रोजगार से उन्मुख समस्या है। तो वहीं मुहर्रम और कांवड़ मेले को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर विभिन्न जिलों में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के सभ्रात लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान मुहर्रम पर्व को लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी गई है। होता है तो काशीपुर पुलिस की एक मुहिम रहती है कि हम हमेशा एक अमन कमेटी की बैठक रखी जाती है। तो मुहर्रम के परिप्रेक्ष्य में जो 17 तारीख को है उसमें भी आज बैठक रखी गई थी। दोनों कम्युनिटी से लोग आए थे, दोनों ने अपनी इश्यूज बताए जो पिछली बार या हम प्रशासन की तरफ से जो भी कमियां रह गई थी या जो हमें उन्हें कन्वे करना था, ताजियों की हाइट से रिलेटेड हो या चाहे रूट से रिलेटेड हो, वो हमने उन्हें कन्वे किया और एक अच्छी बैठक हुई है। तो उधर खटीमा के वार्ड नंबर 6 में आपदा पीड़ितों को राहत राशि चेक वितरण के दौरान बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया था, जिसके बाद बीजेपी नेता तारिक मलिक ने आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ
मुकदमा भी दर्ज कराया। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से कोतवाली को घेराव कर हंगामा भी किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने बताया कि बीजेपी नेताओं की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है, जबकि यह एक साधारण सी घटना थी और एक जांच का विषय था। मामला था, बहुत बड़ा मामला नहीं था। ये वहीं पर निपट जाना चाहिए जैसे पुलिस ने या भाजपा के लोगों ने इसको बड़ा मामला बना दिया, जैसे हमें थाने में आना पड़ा। यही वहीं निपट जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। हमने कहा अगर उनकी एफआईआर दर्ज हुई है तो हमारी भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं होगी। लेकिन उन्होंने तहरीर ले ली हमारी, तो उसमें जो भी कार्रवाई जांच का है जांच करके साथ कहा सुनी जनरली जो बातें होती हैं वो हो जाती है, लेकिन दूसरे पक्ष ने इस आपदा के समय में जाके तहरीर दे दी और पुलिस ने उसमें मुकदमा लिख दिया, जबकि वो जांच का विषय था और वो बहुत साधारण सी एक बात घटना थी। ऐसी कोई घटना नहीं थी कि जिसमें मुकदमा लिखा जाए। तो आज हम जो है कि हमारे जो निवर्तमान सभासद है उनकी तरफ से आए कि भाई आप उनकी भी तहरीर लें और उसमें मुकदमा लिखे। पुलिस को हमने तहरीर दी है और क्या कहना चाहिए इस बार? पुलिस ने ये कहा है कि हम इसको भी जाँच में रख रहे हैं, दोनों तहरीर को मिलाकर जाँच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर दोषी पाए जाएंगे। हमारा डोर टू डोर तुरंत ही डोर टू डोर बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जा रही थी। हमारे द्वारा प्रत्येक वार्ड में वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 तक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में निरीक्षण कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की जा रही थी और हमारे जो साथी थे उनके द्वारा भी प्रत्येक वार्ड में सभी लोग जो है प्रशासन का सहयोग कर चेक वितरित करवा रहे थे। इसी दौरान जब हम वार्ड नंबर 6 में पहुंचे तो वहाँ षड्यंत्र के तहत राशिद अंसारी, तारिक खान और उसके साथ 8-10 लोग वहाँ पहुँच गए और कहने लगे तू बहुत बड़ा नेता समझता है अपने आप को, बहुत बड़ा नेता बन गया है और तू यहाँ से चला जा, तेरा वार्ड नहीं है ये, तू कौन से वार्ड से आया है, कहाँ का है तू, ये मेरा वार्ड है, मैं जिसे चाहूँगा चेक बंटवाऊँगा, जिसे चाहूँगा 2 चेक दूंगा, 3 चेक दूंगा, जिस परिवार को चाहूँगा दूंगा, जिस परिवार को चाहूँगा नहीं दूंगा। तो तू वहाँ पर मैं और मेरे सारे साथियों को गाली गलौज कर धक्का मुक्की करने लगा। मैंने उनसे प्रशासन का सहयोग कर चेक वितरित करने के लिए कहा, प्रशासन का सहयोग करो, इस तरीके की गाली गलौज मत करो, लेकिन वो लगातार धमकियां देकर कि ये जो है ये हमारे टैक्स का पैसा है और ये किसी का उसका पैसा नहीं है, किसी सरकार का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। तो इस तरीके से जनता को भ्रमित कर रहे थे ये लोग। इसी दौरान हाथापाई कर धक्का मुक्की कर गाली गलौज करने लगे और बोले कि हमारा जो है क्षेत्रीय विधायक अभी पहुंच रहा है, तुझे यहाँ मारेंगे भी और जेल भी भिजवाएंगे, फिर देखेंगे तू हमारा क्या कर लेगा। तो उधर काशीपुर में निजी कॉलेज की ओर से 2024 और 25 में टॉपर रहे छात्र और छात्राओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टीवी सीरियल की अदाकारा कविता कौशिक उर्फ चंद्रमुखी चौटाला बतौर मुख्य अतिथि भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान टॉपर रहे छात्रों को भी सम्मानित किया गया। आई थिंक तो पिताजी की वजह से जो इतना अलग अलग शहरों में रही हूँ वहीं का फ्लेवर अपनाया है। टोटल पूरा इंडिया का अलग अलग शहरों का जो छोटे शहर का रस होता है वो समझा है और फिर अपनी कलाकारी से वही मैंने पूरे हिंदुस्तान को या जिसने भी देखा है वो मैंने दर्शाया है, जो हमारे स्मॉल टाउन्स का फ्लेवर है। एफआईआर के लिए ज़्यादा प्यार मिलता है, तो मैं यही कहूँगी कि एग्जैक्टली जैसे मेरे फादर की पर्सनैलिटी थी, वो पुलिस में कैसे थे, वो अपने साथ के कोलीग्स के साथ कैसे थे, वो ऑब्जर्व कर करके वही मैंने, जैसे लोग फिल्म एक्टरों को कॉपी करते हैं, बच्चन साहब को कॉपी करते हैं, मैं अपने पिताजी को कॉपी करके आज जो भी हूँ उनके ही आशीर्वाद से हूँ। तो वहीं रुड़की के खेड़ीकुपुर गांव में हजरत इमाम हसन की याद में अलम निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अक्तिमद मौजूद रहे। इस मौके पर अक्तिमतंद जमील नियाजी ने कहा कि इजरात इमाम हुसैन के हक के लिए हमने पूरे परिवार के साथ करबला के मैदान में शहादत दी। ऐसे में आज पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है। तो
उधर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्राधिकरण दफ्तर में छापेमारी की। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर ने सबसे पहले कर्मचारियों के उपस्थित रजिस्टर को चेक किया और दफ्तर में नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्राधिकरण ऑफिस ने फाइलों को देखा और पेंडिंग काम करने के साथ ही सभी फाइलों की स्कैनिंग के भी निर्देश दिए। फिलहाल कमिश्नर दीपक रावत ने जेई से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच के आदेश भी जारी किए हैं। समय पे सीनियर ऑफिसर्स को, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनको देखने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। विशेषकर कितने लोगों की उपस्थिति है, तो पहले तो मैंने ये देखा कितने लोग उपस्थित हैं, तो 3 लोगों का मुझे पता नहीं मिला जो एब्सेंट पाए गए, उन पे कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक से रिलेटेड जो काम है, जैसे नक्शे तो आप जानते हैं लोग आवेदन करते हैं या चालान भी होता है तो उसका डिस्पोजल होना चाहिए, वो मैं देखने यहाँ पे आया था। तो एक तो यहाँ पे ये जो दिक्कत मुझे लगी कि जो फाइल्स हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 अधिकारी हैं, उनके कोर्स चल रहे हैं, तो उनका जो लेखा जोखा एक साथ दिया जा रहा है। तो पहले निर्देश तो मेरे ये हैं कि इनको अलग अलग करें। सेकेंडली, जो व्यावसायिक मामले हैं और जो आपके गैर व्यावसायिक मामले हैं, डोमेस्टिक हैं, इनका विवरण भी अलग अलग होना चाहिए। काफी जगह मैंने देखा कि नोट शीट्स पे भी सिग्नेचर नहीं है। मॉनसून की दस्तक के बाद डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए एनएचएम भी अब एक्शन मोड में आ गया है। इसी के चलते एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक हमने कुल 4 लाख से भी ज्यादा घरों का निरीक्षण किया है और जिस भी घर में डेंगू या चिकनगुनिया का लार्वा पाया गया है तो उसे फौरन नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने इस बार 220 वॉलेंटियर रखे हैं जो नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत की टीमों के साथ जाकर उनकी मदद कर रहे हैं, जिसके बदले उन्हें 628 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस बार हम लोगों ने काफी पहले से तैयारी भी शुरू कर दी है और हम लोगों ने बैठक भी ले ली है, उसमें उनको इंस्ट्रक्शंस भी जरूरी जारी कर दी हैं और एक रिव्यू भी किया जा चुका है। तो अब तक हमारे राज्य में कुल 4 लाख से भी अधिक हाउसेस को सर्च किया जा चुका है जिसमें कि कोई लार्वा आदि ना पाया गया हो और उन जो भी लार्वा पाए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है उसी समय। और साथ में इस बार हम लोगों ने 220 वॉलंटियर्स भी रखे हैं जो कि हमारी जो हेल्थ की टीम्स हैं, नगर निगम और ग्राम पंचायतों की टीम्स हैं, उनके साथ जाकर इस काम में उनकी मदद भी करती है। उनको इनफैक्ट 628 रुपए का एक ऑनरेरियम भी दिया जाता है। वो टेम्परेरी 2-3 महीने जो हमारे हाई डेंगू सीजन है उसके लिए रखा भी जाता है उन्हें। तो वो वाला कार्य भी वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आइसोलेशन बेड्स हैं वो हमारे सभी हॉस्पिटल्स में लगा लिए गए हैं विद प्रॉपर प्रिपरेशन। सभी दवाइयां इंश्योर कर ली गई हैं, सभी जगह पे अवेलेबल हो। तो वहीं उपचुनाव के दौरान शराब, नकदी और अन्य मादक पदार्थों के अवैध प्रलोभन की रोकथाम को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध सामान भी जब्त किया गया। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि इस बार दोनों विधानसभा सीटों में कुल मिलाकर 33 लाख का अवैध सामान जब्त किया गया है, जिसमें शराब, नकदी और कई तरह के मादक पदार्थ भी शामिल रहे। इस बार जो अब तक का टोटल सीजर किया गया है वो लगभग 33 लाख का है और दोनों विधानसभा सीटों में मिलाकर लगभग चमोली में 5,90,000 का और बाकी 27 लाख लगभग हरिद्वार की मंगलौर सीट पर। सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, योजनाओं का किस प्रकार से लाभ मिल रहा है, इसके खुलासे अक्सर रिपोर्ट में होते रहते हैं, लेकिन जनता टीवी आज खुद इसकी सच्चाई जानने के लिए मैदान में उतरा। देवभूमि में शिक्षा की हालत कैसी है, ये जानने के लिए स्कूलों का रियलिटी चेक किया गया। हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं देहरादून के नवादा में एक विद्यालय के सामने। इसके विद्यालय की स्थिति के विषय में जानने के लिए
कि सरकार जितनी दावा करती है, शासन प्रशासन जितना दावा करता है, क्या यह विद्यालय जो नवादा में स्थित है, देख सकते हैं बोर्ड राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा, क्या वह सरकार के उन आंकड़ों और उन दावों को फुलफिल करता है? सरकार क्या सिर्फ दावे कर रही है या सरकार जितना दावा कर रही है उतना विद्यालय को सहयोग दिया जा रहा है? आप देखेंगे, अभी हमारी टीम अंदर जाएगी और स्कूल का मुआयना करेगी, स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करेगी, स्कूल के टीचर से बात करेंगे। और स्कूलों की दीवारों की जर्जर हालत, रिसाव से सीलन के कारण उतरती सफेद। ये नजारा है देहरादून से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नवादा के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का। सरकार के तमाम दावों की ग्राउंड जानकारी यानी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग लेने के लिए हमारी टीम अब विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुकी है। वही देखिए विद्यालय में किस प्रकार से यहाँ पर जो स्थिति है वो एक सरकारी विद्यालय है। और यहाँ की स्थिति के विषय में यदि पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ की स्थिति देखने से ही जर्जर लग रही है। एंट्री के साथ ही यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो दीवार के ऊपर झड़ता हुआ दीवार नजर आया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पानी की जो है वो पानी यहाँ पर रुक नहीं रहा है, पानी दीवार के अंदर होते हुए आ रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कमरे में आ गया हूँ। मैं विद्यालय के कक्ष में इस समय खड़ा हूँ, जहां पर आप देखें किस प्रकार से यहाँ पर दीमक खा गया है दीवार को, पूरी दीवार को यहाँ पर दीमक खाते हुए नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन को मैं कहना चाह रहा हूँ ऊपर वो जरा सा करें तो देखें किस तरीके से पानी भी यहाँ पर दीवार में रिसते जा रहा है, पानी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दीवार में इस तरीके से परेशानियां हो रही। विद्यालय जहां पर विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए आते हैं वहां पर यह एक सबसे बड़ी बात है कि वहां की स्थिति ही जर्जर हालात में है। दूसरी तरफ आप दीवार पर देखें, यहाँ से जो वायरिंग गई है इस वायरिंग में भी पानी के यहाँ से रिसते हुए नजर आ रहा है। यानी कि वायरिंग यदि खराब हो जाए या यह जरूर कभी ना कभी किसी हादसे का सबब बन सकता है। दावे किए जा रहे हैं कि विद्यालय के भवनों को अच्छा बनाया जा रहा है, विद्यालय के भवनों को सही किया जा रहा है, विद्यार्थियों को चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों सभी को साइकिल वितरण किया जा रहा है, कहीं कहीं लैपटॉप वितरण किया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये पर्याप्त दावा है? क्या यह दावा सिर्फ हवाई है या धरातल पर भी यह दावा दिखता है? मैं प्रधानाचार्य कक्ष में इस समय जा रहा हूं। देखें कि प्रधानाचार्य कक्ष की भी स्थिति सही नहीं है। वहां पर स्थिति को देखें किस तरीके से ऊपर से दीवार झड़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कि प्रधानाचार्य जो है वो खुद सुरक्षित नहीं है इस विद्यालय में। आइए मैं प्रधानाचार्य से भी हमारे सामने खड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आप गेट देखें, यहाँ पर ये जो गेट बना हुआ है गेट की स्थिति देखें, ये गेट टूट रहा है, पूरी तरीके से टूटते हुए नजर आ रहा है। वही रियलिटी चेक के बाद जब हमारे संवाददाता ने स्कूल प्रबंधन से बात तो अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये विद्यालय जो है 1991 में ये विद्यालय यहाँ पे बना है, उसके बाद ये भवन बना है और तब से ये गतिमान चल है। यहाँ पर बच्चे यहाँ पे इस समय लगभग 66 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं और उनके लिए 3 कमरे, एक कंप्यूटर रूम, बच्चों के लिए टॉयलेट, सारी व्यवस्था यहाँ पे, काफी बड़ा परिसर हमारे पास है। भवन भी काफी बड़ा है लेकिन ये भवन की स्थिति बहुत खराब है। जगह जगह पानी, खिड़कियां, पीछे सनसेट सब टूटे पड़े हैं, फर्श पूरा टूटा पड़ा है। हम बहुत प्रयास करते रहते हैं कि जो भी हमें धनराशि मिलती है उससे हम कुछ काम करें, लेकिन वो धनराशि इसके लिए बहुत कम है, बहुत नगण्य है, जिससे ये सारा काम हम उसमें कर नहीं पाते हैं। क्योंकि उस थोड़ी सी धनराशि में हमें विभागीय कार्य भी करने हैं, स्कूल के काम भी करने हैं और रंग रोगन से लेके इसकी मरम्मत से लेके काफी काम इसमें हो जाते हैं, जो कि उस बजट में संभव नहीं हो पा रहा है। सर, आपने इसकी शिकायत अभी तक किसी से की है? कितने लोगों को, कितने विधायक या किनके पास आपने इसकी शिकायत की है? मैंने इसकी अनेक बार विभाग को भी इसकी सूचना दे चुका हूँ, जनप्रतिनिधियों को, पार्षद को, विधायक जी को, सांसद महोदय को, मैं इन सबको ये सूचनाएं दे चुका हूँ और उनको भौतिक रूप से भी दिखा चुका हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर काफी, क्योंकि ये जो पूरा परिसर है हमारा, इसमें बाउंड्री की भी दिक्कत है। केवल इसके 2 तरफ हमें बाउंड्री है और 2 तरफ अभी बाउंड्री भी नहीं है, जिससे यहाँ पे शरारती तत्व सायंकालीन समय में यहाँ पे आ जाते हैं और वो विद्यालय के अंदर फिर सुबह जब बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता। कहीं बोतलें पड़ी मिलती हैं, सिगरेट, पान, गुटखे की वो सामग्री पड़ी मिलती है। तो एक तो बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, 2 साइड इसमें बाउंड्री नहीं है और विद्यालय भवन भी बृहद मरम्मत की मांग इसकी हम बार बार कर रहे हैं। विद्यालय में जो लगातार कहा जा रहा है कि सुविधाएं दी जा रही है विद्यालय में,
तो क्या आपको लग रहा है कि मूलभूत सुविधा जो आपको दी जा रही है, क्या वो सुविधा सिर्फ कागजी सुविधा है या सुविधा धरातल पर भी नजर आ रही है? ऐसा नहीं है, सुविधाएं तो मिलती ही हैं, लेकिन असल में सरकार ने एक जो नियम बना रखा है कि बच्चों के आधार पे धनराशि आवंटित होती है। अब हमारे उस सरकार के हिसाब से 66 बच्चे हैं, तो धनराशि केवल हमें 25,000 रुपये मिलता है साल का। उस 25,000 में ही हमने सारा इसका रंग रोगन से लेकर, इसकी मरम्मत से लेकर, विभागीय कार्रवाइयों से लेकर सभी काम उसमें करना होता है। क्योंकि वो काफी कम है तो उसमें हम इसको कर नहीं पाते हैं। पूरे बड़ा बिल्डिंग है, बड़े बिल्डिंग में ग्राउटिंग की भी जरूरत है, इसकी बृहद मरम्मत की भी जरूरत है, इसके रंग रोगन की भी जरूरत है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें कि इस पैसे में हम कितना करें। जब क्या है आपके इस विद्यालय में कहाँ किन किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, जरा सा एक बार आप मुझे दिखाएं। देखो, इसके अंदर जो है एक पूरे सनसेट बिल्डिंग के टूटे हुए हैं, खिड़की और दरवाजे बिल्कुल खत्म है। जो नए सिरे से बिल्कुल, कुछ दरवाजे तो ऐसे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है हमने। फर्श बिल्कुल इसके दोबारा से रिपेयरिंग के लिए, और पूरे छत की ग्राउटिंग ये मांग रहा है, क्योंकि इसमें बार बार हम पंखे रिपेयर करवा रहे हैं, और पंखे कुछ दिन बाद फिर उनमें पानी जाता है बरसात में, और वो फिर सूख जाते हैं वो पंखे। तो इससे हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। पूरे भवन की स्थिति है, पूरे भवन की, जिसमें किचन से लेकर के प्रधानाध्यापक कक्ष से लेके, कंप्यूटर कक्ष से लेके, कक्षा कक्ष से लेके, बरामदे से लेके, हर पूरे विद्यालय की यही स्थिति है। और मिड डे मील की जो जहां तक बात होती है, तो मिड डे मील में कितना सरकार प्रोत्साहित कर रही है? देखो, मिड डे मील तो सरकार की योजना है, वो तो यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चों को हफ्ते में 2 दिन हम दूध पिलाते हैं, पौष्टिक दूध। एक दिन इनको अतिरिक्त पोषण यहाँ पे दिया जा रहा है। ग्रीन बोर्ड, हमने देखा कि जो इधर ये बोर्ड है, ये बहुत इनकी स्थिति खराब है, इनमें लिखने में दिक्कत है। बच्चों को जब हमारे शिक्षकगण पढ़ाते हैं तो उनको समझ नहीं दिखाई देता। मैं यहाँ पर अगस्त 2021 से मैं यहाँ पर आया हूँ प्रधानाध्यापक के पद पर, और मैं तब से मैं भवन की स्थिति देखकर मैंने विभाग को भी इसकी सूचना दी है, जनप्रतिनिधियों को भी दी है, उसकी मेरे पास कॉपी पड़ी है। और अभी भी तुरंत मैंने अभी हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से व्यक्तिगत रूप से इसके लिए मैं मिला हूँ। अपने इस क्षेत्र के हमारे जो विधायक महोदय हैं उनसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। इससे पूर्व हमारे सांसद महोदय थे, उनसे भी मैं इस संबंध में मिला हूँ कि साहब, हमारे भवन की स्थिति बहुत खराब है और इसको बहुत ज्यादा बृहद मरम्मत की जरूरत है, और इसके लिए धनराशि विद्यालय स्तर और विभाग से जो नियमानुसार हमें मिलता है वो इसके लिए नाकाफी है। तो कृपया हमें थोड़ा मदद करेंगे तो इन बच्चों के लिए हम अच्छा सा भवन यहाँ पे बना पाएंगे और इनको अच्छी शिक्षा का प्रयास हम कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ आश्वासन तो सभी ने बोला ठीक है, हम इसको देखते हैं और करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 2 कक्षाओं को दिखाया, जो 2 कक्षा में सरकारी विद्यालय की स्थिति यही है कि कक्षाएं पूरी तरीके से जर्जर पड़ी हुई है। सरकार के दावे सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। मिड डे मील के विषय में जरूर कहा गया कि वो व्यवस्थाएं सही है, लेकिन सरकार के द्वारा जो राशि प्रदान की जा रही है उस राशि को यहाँ के द्वारा पूर्ण नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राशि कुछ और बढ़ाई जानी चाहिए थी, जिसकी शिकायत भी उन्होंने कई बार की है, लेकिन सरकार के द्वारा इस तरीके को सुनवाई नहीं की जा रही है और ना ही स्कूल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी स्कूल, जो विद्यालय होता है, वो देश के भविष्य का निर्माण करता है, लेकिन क्या देश का भविष्य इस प्रकार से जर्जर भवन में 4 दीवारी के इस स्कूल में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, शाम में बैठ करके यहाँ पर कुछ गलत काम करते हैं, हरकत करते हैं, शराब नशा आदि करते हैं। यदि विद्यालय परिसर में ही नशा का सेवन किया जाएगा और सुबह टीचर्स के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा उन बोतलों को, उन जगहों को उन बोतलों को हटाया जाएगा, तो बच्चों के बीच क्या सीख होगी, बच्चे क्या सीखेंगे। विद्यालय से कहा जाता है कि 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के गुटखा, तंबाकू, पान या अन्य किसी भी प्रकार का नशीला चीज का दुकान होना वर्जित है। विद्यालय के आसपास हॉर्न भी बहुत कम इस्तेमाल करना है। इस तरीके की बार-बार शिक्षाएं बार-बार दी जाती है, लेकिन क्या पता कि यह सिर्फ बातें धरातल पर नहीं आती और यह बातें सिर्फ बातों में ही रह जाती है। अब देखना यह है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य जो हैं, इन्होंने कई दफा इस बात की शिकायत सरकार से की। सरकार कब तक इन बातों को मानती है और क्या इस विद्यालय को कुछ सहायता राशि, अनुदान राशि बढ़ाया जाता है? अब तो यह सरकार के ही ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आग्रह यही है सरकार से भी और हमारे शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से भी यही आग्रह की जाती है कि वे लगातार बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाएं। सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कागजी बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि जाना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।